हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल द रियल क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ। इसमें 3 मेथड है हमारे। मैंने आय के चक्रीय प्रवाह में भी आपको बताया था। आय के चक्रीय प्रवाह में 3 स्टेप चलते हैं हमारी: आय, उत्पाद, आय और व्यय। इसमें उत्पादन करने के लिए जितना उत्पाद होता है उतना ही उस पर खर्च किया जाता है। तो जितना खर्च करते हैं वो दूसरे बंदे की आय बन जाती है। तो खर्च, एक बंदे का खर्च दूसरे बंदे की आय, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम उत्पाद विधि से निकाल लें या फिर आय विधि से निकाल लें, दोनों से अगर हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब तरीके दोनों के, तीनों के क्या है, अलग अलग हैं, उत्पाद का भी, आय का भी और व्यय का भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्पाद विधि। उत्पाद विधि का दूसरा नाम मूल्य वृद्धि विधि है और तीसरा नाम शुद्ध उत्पाद विधि है। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या है, एक लेखा वर्ष के दौरान जितनी भी क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था में, जितने भी क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में किसी वस्तु में जितनी भी कीमत बढ़ाई जा रही है उस बढ़ी हुई कीमत को निकाल लिया जाता है और उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक किसान ने बीज बोया छोटा सा, जिसकी कीमत 5 रुपये थी, और इसे बोने के बाद जब इसने फसल उगाई तो फसल में 12 रुपये का गेहूं हो गया। गेहूं कितने का हुआ, 12 रुपये किलो का। अब ये बता सकते हो कितनी मूल्य वृद्धि की है इसने, 7 रुपये की है। इसने मूल्य वृद्धि कितनी है, 7 रुपये की है। फिर ये 12 रुपये का गेहूं इसने बेच दिया चक्की वाले को। उस चक्की वाले ने 12 रुपये का गेहूं लेकर 20 रुपये का आटा बेचा। तो इसने कितनी मूल्य वृद्धि की है यहाँ पर, 8 रुपये की। फिर इसके बाद चक्की वाले ने सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो घर घर आटा पहुंचाता है उसको बेच दिया। उसने ये लोगों को पहुंचाया 30 रुपये में, यानी कि इसने कितनी मूल्य वृद्धि की है, 10 रुपये की। तो आप मुझे बता सकते हो कि टोटल अर्थव्यवस्था में कितने रुपए की मूल्य वृद्धि की गई है। तो देखिए 18 और 7 25, 25 और 5 30। तो अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन कितना हुआ है, 30 रुपये का हुआ है। और लास्ट में हमारी वैल्यू भी कितनी है, वही है। या तो हम अंतिम उत्पाद को ले लें, अंतिम वस्तुओं को ले लें राष्ट्रीय आय में, या फिर हम हर एक सेक्टर में जितनी जितनी राष्ट्रीय आय में यानी कि वस्तु और सेवाओं की मूल्यों में वृद्धि की जा रही है उसको शामिल कर लें। तो तब भी क्या होगा, हमारे राष्ट्रीय समान निकल के आ जाएगी। अगर आप देखें कि प्राथमिक क्षेत्र में 5 रुपये की वस्तु खरीदी है और 12 रुपये की बेच दी, तो 12 5 17 और 20 37 और 10 67। क्या अर्थव्यवस्था में 67 रुपये की इनकम हुई है? नहीं, अर्थव्यवस्था में केवल 30 रुपये की इनकम हुई है जो हमारी जेन्युइन है, और वो हमने कैसे निकाली है, मूल्य वृद्धि के माध्यम से हमने निकाली थी। अब मूल्य वृद्धि क्या होती है, किसी वस्तु का बाजार मूल्य और उसको बनाने के लिए प्रयोग किया गया कच्चा माल या मध्यवर्ती उपभोग। कच्चे माल के ऊपर जो भी खर्च किया जाता है उसे मध्यवर्ती वस्तु या मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं। मान लीजिए 5 रुपये का बीज लेकर 12 रुपये का गेहूं बेचा है, तो उत्पाद का मूल्य कितना है, 12 रुपये। ये उत्पाद का मूल्य है। और कितने रुपए इसने लगाए थे 12 रुपये के लिए, 5 रुपये इसने लगाए थे। तो ये क्या है, इसका मध्यवर्ती उपभोग है, मध्यवर्ती उपभोग। तो इसमें कितने रुपए की मूल्य वृद्धि की है, 7 रुपये की है। तो ये 7 रुपये क्या है, इसकी मूल्य वृद्धि है, मूल्य वृद्धि। इसी तरह से हर एक सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में क्या होगी, हर एक क्षेत्र अलग अलग कीमतों में वृद्धि करेगा और उन कीमतों को अलग तरीके से निकाल करके फिर हम राष्ट्रीय आय फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मूल्य वृद्धि के मैंने बताया, उत्पाद का मूल्य, प्राथमिक क्षेत्र ने कितने रुपए का उत्पाद बेचा है, यानी कि गेहूं को कितने का बेचा है। फिर द्वितीयक क्षेत्र ने आटा कितने का बेचा है, तृतीयक क्षेत्र ने लोगों को कितने का सप्लाई किया है। इन तीनों ने कितनी कितनी मूल्य वृद्धि की, उसको जोड़ लेंगे तो हमारी सकल मूल्य वृद्धि निकल करके आ जाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा उत्पाद का मूल्य। उत्पाद का मूल्य क्या होता है, किसी एक उत्पादक इकाई द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित इकाई जो भी होती है, यानी कि उत्पादित करने वाली फर्म वस्तु सेवाओं का उत्पादन करती है और उसका जो बाजार मूल्य होता है उसको कहा जाता है उत्पाद का मूल्य। 5 रुपये वाली चीज़ 12 रुपये की बिक रही है तो 12 रुपये क्या है, उत्पाद का मूल्य। एक लेखा वर्ष के दौरान किसी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को उत्पाद का मूल्य कहते हैं। अब मूल्य वृद्धि कैसे निकालते, तो भी मैंने आपको बताया, मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। फिर उसके बाद
उत्पाद का मूल्य कैसे निकालेंगे? मान लो किसी सेक्टर ने 50 इकाइयाँ बनाई है और जिसकी कीमत 10 रुपये है, तो इसका उत्पाद का मूल्य कितने रुपए का हो जाएगा? 500 रुपये का हो जाएगा। अगर ये 50 की 50 इकाइयाँ एक साल में बेच देता है तो इसकी बिक्री भी कितनी हो जाएगी? 500 रुपये की हो जाएगी। यानी कि 500 रुपये का उत्पादन किया था और 500 रुपये की ही इसने बेच दी, तो इसका उत्पाद का मूल्य और बिक्री दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगा, यदि ये फर्म का सभी उत्पाद बिक जाता है। अगर फर्म का कुछ उत्पाद नहीं बिकता, मान लीजिए 50 में से 40 इकाइयाँ इसने बेची है और 10 रुपये की कीमत पर बेची है, तो 40 नहीं 400 रुपये की इसने बिक्री की है और बाकी कितना बचा है? 10 रुपये का स्टॉक बचा है प्लस 100 रुपये का स्टॉक बचा है। तो तब जाकर के हम क्या करेंगे? उत्पाद का मूल्य निकालेंगे। स्टॉक में परिवर्तन, और स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम? अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, अंतिम भी और आरंभिक। अगर ये नहीं देगा तो स्टॉक में परिवर्तन आपको देगा। तो फॉर्मूला आपके सामने, मूल्य वृद्धि कैसे निकालेंगे? उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। और उत्पाद का मूल्य कैसे निकलेगा? उत्पाद का मूल्य बराबर बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, और स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकलेगा? अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक। ये हर एक सेक्टर में हमें अलग अलग निकालना पड़ सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है मेरा उत्पाद विधि। उत्पाद विधि में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? जीडीपी एमपी निकल के आता है। उत्पाद विधि में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? जीडीपी एमपी निकालते हैं। और जीडीपी एमपी निकलेगा कैसे? प्राथमिक क्षेत्र कितनी सकल मूल्य वृद्धि कर रहा है, द्वितीयक क्षेत्र कितनी मूल्य वृद्धि कर रहा है, तृतीयक क्षेत्र कितनी मूल्य वृद्धि कर रहा है, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो वो हमारा जीडीपी एमपी निकल जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि कैसे निकलेगी? प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद का मूल्य माइनस प्राथमिक क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग। द्वितीयक क्षेत्र का उत्पाद का मूल्य कैसे निकलेगा? सॉरी, मूल्य वृद्धि द्वितीयक क्षेत्र का उत्पाद का मूल्य माइनस द्वितीयक क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग। फिर तृतीयक क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि कैसे निकलेगी? तृतीयक क्षेत्र का उत्पादक मूल्य और तृतीयक क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग। इन तीनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये हमारी जीडीपी एमपी निकल के आएगी। याद रखिएगा। फिर जीडीपी एमपी से हमें बदलना है इसको राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का शॉर्ट में अगर मैं नाम बताऊं तो एनएनपीएफसी होता है। एनएनपीएफसी में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एनएनपीएफसी हमें चाहिए, जीडीपी एमपी हमारे हाथ में यहाँ से निकल के आ गई। जी से एन पर जाने के लिए क्या करते हैं हम? ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए माइनस करेंगे मूल्यह्रास। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम ऐड करते हैं एनएफआईए। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए हम माइनस करते हैं एनआईटी। इस तरह से हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे। अब ये तो अभी सिर्फ मैंने फॉर्मूला आपको सॉल्व करके बताया कि उत्पाद विधि में कितने फॉर्मूले हैं। सिर्फ यही फॉर्मूला और इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है। बस ये है कि क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। फिर अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है आपको, एक अर्थव्यवस्था में केवल 2 फर्में हैं, इनके बारे में निम्नलिखित सूचना के आधार पर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक अर्थव्यवस्था में ये कहा है, मान्यता दी है कि सिर्फ 2 फर्में हैं, यानी कि फर्म ए और फर्म बी। इसकी हमें मूल्य वृद्धि निकालनी है। फिर इसके बाद दोनों की कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, वो तो कारक लागत पर दोनों की मिलाकर ही निकलते हैं, अकेले किसी की नहीं निकलेगी। डाटा दिया है फर्म ए द्वारा बिक्री, यानी कि फर्म ने कितनी बिक्री की है। फर्म ए द्वारा फर्म से खरीदारी, इसने यहाँ पर खरीद भी की 40 रुपये की, तो ये क्या है? इसका मध्यवर्ती उपभोग है। यहाँ पर ये मध्यवर्ती उपभोग है फर्म ए का। फिर उसके बाद फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीदारी, ये फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीदारी, ये फर्म बी का मध्यवर्ती उपभोग है। फर्म ए द्वारा बिक्री, ये फर्म ए की बिक्री है। फर्म ए का अंतिम स्टॉक, फर्म बी का अंतिम स्टॉक। फर्म ए का आरंभिक स्टॉक, फर्म बी का आरंभिक स्टॉक, और दोनों क्षेत्रों द्वारा, यानी कि फर्म ए फर्म बी द्वारा अप्रत्यक्ष करों का भुगतान 30। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि, फर्म ए तथा फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि। तो फर्म ए की मूल्य वृद्धि मैंने आपको निकालनी बताई थी कि मूल्य वृद्धि किसी भी फर्म की निकाले तो फॉर्मूला ये है, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अगर उत्पाद का मूल्य ना दिया हो डायरेक्ट, तो बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन देखेंगे। तो यहाँ पर उत्पाद का मूल्य नहीं है, तो हमें बिक्री चाहिए। तो फर्म ए की बिक्री मुझे दी थी 100 रुपये की, तो मैंने फर्म ए द्वारा बिक्री 100 रुपये ऐड कर दी। फिर स्टॉक में परिवर्तन चाहिए। स्टॉक में परिवर्तन मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक। तो फर्म ए का अंतिम स्टॉक 20 रुपये का है और फर्म
ए का आरंभिक स्टॉक 25 रुपये का है, तो 20 माइनस 25 यानी कि इसमें हम स्टॉक में परिवर्तन ऐड करेंगे तो 20 माइनस 25 मैंने ब्रैकेट में लिखा है और माइनस कर देंगे फिर हम मध्यवर्ती उपभोग। तो मध्यवर्ती उपभोग क्या है यहाँ से, जो हमने फर्म बी से खरीदा है, फर्म बी ए द्वारा फर्म बी से खरीदारी 40 रुपये की है, तो ये क्या है मध्यवर्ती उपभोग, मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो 100 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 माइनस 40, फिर 100 माइनस प्लस माइनस बन गया यानी कि 100 माइनस 5 95, 95 माइनस 40, तो फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि निकल करके आई है 55 लाख रुपए की। फर्म ए द्वारा जो मूल्य वृद्धि निकली है 55 लाख रुपए की। फर्म ए द्वारा बिक्री 100 रुपये की, फर्म ए का अंतिम स्टॉक 20 रुपये का, फर्म ए का आरंभिक स्टॉक 25 रुपये का, 20 माइनस 25 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस, फिर फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि यानी कि फर्म ए का मध्यवर्ती उपभोग माइनस 40। तो इस तरह से निकली है फर्म ए की मूल्य वृद्धि सिर्फ 55 लाख रुपए। फिर अब हमें क्या निकालनी, अगर ये समझ नहीं आई तो देखिए मैं डीपली अभी इसको जाकर के बताऊंगा। फर्म बी की मूल्य वृद्धि, फर्म बी की मूल्य वृद्धि निकालने के लिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देख लीजिए। फर्म बी द्वारा बिक्री, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, बिक्री चाहिए, तो फर्म बी द्वारा बिक्री है 200 रुपये की। फर्म बी द्वारा बिक्री फिर उत्पाद का मूल्य निकालने के लिए ऐड कर देते हैं हम स्टॉक में परिवर्तन, तो प्लस कर देंगे हम अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, और इसको हम क्या कर देंगे ब्रैकेट में लिख देंगे, और इसमें से माइनस कर देते हैं मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग। तो ये फर्म बी की मूल्य वृद्धि निकल के आ जाएगी। तो फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी की है, फर्म बी की मूल्य वृद्धि है 200 रुपये की। फिर उसके बाद प्लस करेंगे हम अंतिम स्टॉक कितना है फर्म बी का, फर्म बी का अंतिम स्टॉक है 35 रुपये का, और फर्म बी का आरंभिक स्टॉक है 45 रुपये का, यानी कि 35 माइनस 45। फिर उसके बाद माइनस करते हैं मध्यवर्ती उपभोग। फर्म का मध्यवर्ती उपभोग क्या है, फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीदारी जो कि दे रखी है 60 रुपये की, माइनस कर देंगे 60 रुपये। फिर 200 प्लस 35 माइनस 45 माइनस 10, फिर माइनस 60, फिर 200 माइनस प्लस माइनस यानी कि 200 में से 10 माइनस कर देंगे और 60 भी माइनस कर देंगे। तो टोटल फर्म बी और फर्म बी की मूल्य वृद्धि कितनी आ जाएगी, 200 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 190, 190 में से 60 जाएंगे तो बचेंगे 130 लाख। ये यूनिट जो थी हमारी लाख में थी तो इसलिए यह लाख में लिखी मैंने। यहाँ पर लिख देंगे फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि, ओके 130 लाख। फिर इसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। कारक लागत का मतलब एफसी, सकल का मतलब ग्रॉस, फिर उसके बाद घरेलू का मतलब डोमेस्टिक और उत्पाद का मतलब पी, यानी कि जीडीपी एफसी हमें निकालनी है और जीडीपी एफसी। और मैं आपको बता दूं फर्म ए और फर्म बी का अगर हम बिक्री जोड़ देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, जीडीपी एमपी बन जाएगी, जीडीपी एमपी बन जाएगी, ठीक है। फिर जीडीपी एमपी को जीडीपी एफसी में बदलेंगे। जी से जी पे जाने के लिए कुछ नहीं, डी से डी पे जाने के लिए कुछ नहीं, पी से पी पे जाने के लिए कुछ नहीं, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस करते हैं एनआईटी। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें दिए हुए हैं डायरेक्ट 30 रुपये, माइनस कर देंगे हम जीडीपी एमपी में से 30 रुपये का। अब पहले हम जीडीपी एमपी निकालें, सॉरी ये वाली स्टेप जो है जीडीपी एमपी की मेरी ऊपर आनी थी, जीडीपी एमपी की यहाँ पर आनी थी। तो जीडीपी एमपी निकालेंगे फर्म ए की मूल्य वृद्धि प्लस फर्म बी की मूल्य वृद्धि। फर्म ए की मूल्य वृद्धि कितनी है, 55 लाख, फर्म बी की मूल्य वृद्धि कितनी है 130। तो जीडीपी एमपी कितनी हो गई आपके पास 185 लाख, 185 लाख, यह है जीडीपी एमपी। फिर जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी यानी कि 185 माइनस 30, तो टोटल जीडीपी एफसी कितनी आ जाएगी 165 लाख। यह है मेरी
फाइनल आंसर जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, GDP-FC। ओके, तो ये था छोटा सा तरीका। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं अभी भी आपको बता दूंगा, मैं लाइव हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, जो भी पूछना है नीचे लाइव चैट में आपको दिखाई दे रहा होगा या कमेंट बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें जाकर के आप मुझे बता सकते हैं। मैं अभी भी आपको अभी जवाब दूंगा, ठीक है। फिर आगे हम कंटिन्यू करते, एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। ये बुक का क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ आपके लिए। देखिए सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें 165 लाख मेरी सेम है। 185 में से अगर 30 माइनस करूँगा तो 1,55,000 लाख बचेगा। चलिए उसे आगे बढ़ते हैं। एक अर्थव्यवस्था में केवल 2 फर्म है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक अर्थव्यवस्था में केवल 2 फर्में ए तथा बी हैं। इन फर्मों के बारे में निम्नलिखित सूचना के आधार पर ज्ञात करें। ए तथा बी फर्मों द्वारा मूल्य वृद्धि, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये दोनों चीज़ें बाजार कीमत पर यानी कि MP, सकल का मतलब जी, घरेलू का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब उत्पाद, यानी कि GDP-MP आपको बताना है। तो पहले आप ए और बी की मूल्य वृद्धि निकालेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो वही क्या बन जाएगी, मेरी GDP-MP बन जाएगी। तो सबसे पहले फर्म ए की मूल्य वृद्धि के लिए हम इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। फर्म ए का निर्यात, फर्म ए का निर्यात भी अगर लाइक चेक करो तो ये भी क्या है, एक तरह की बिक्री है। बिक्री, हमारा बना हुआ उत्पाद बिक जाता है बाहर के देशों में। फर्म ए का आयात, ये अगर मैं कहूँ तो ये खरीद है, यानी कि मध्यवर्ती उपभोग में इसको आप शामिल कर सकते हैं। फर्म ए द्वारा परिवारों को बिक्री, कुछ भी हो, परिवारों को ही बेच सकते हैं हम, कंपनी को ही बेच सकते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ मेरी बिक्री है, फर्म ए की बिक्री। फर्म ए द्वारा फर्म बी को बिक्री, तो ये भी क्या है, मेरी बिक्री है। फर्म बी के लिए क्या है, मध्यवर्ती उपभोग है, लेकिन फर्म ए के लिए ये बिक्री है। फिर फर्म बी द्वारा फर्म ए को बिक्री, फर्म बी ने फर्म ए को बिक्री की है, तो ये फर्म ए का मध्यवर्ती उपभोग है और फर्म बी के लिए क्या है, ये बिक्री है। फिर फर्म बी द्वारा परिवारों को बिक्री, ये फर्म बी का। पहले मैं निकाल लेता हूँ फर्म ए के बारे में। तो फर्म ए की मूल्य वृद्धि में निकालता हूँ। द्वारा मूल्य वृद्धि, तो सबसे पहले मूल्य वृद्धि निकालने के लिए उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, और उत्पाद का मूल्य निकालते हैं हम बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, और माइनस कर देते हैं हम मध्यवर्ती उपभोग। लेकिन यहाँ पर हमें जो बिक्री दी है वो कई फैक्टर में दी है। सबसे पहले परिवारों को बिक्री, परिवारों को बिक्री, फिर उसके बाद हमें दिए फर्म बी को बिक्री, फर्म बी को बिक्री, फिर उसके बाद निर्यात। ये हमारी तीनों चीज़ें क्या है, हमारी निर्यात भी बिक्री बन गई है। फिर इसमें आयात जो हमारा माइनस होगा। फिर उसके बाद फर्म ए द्वारा बिक्री, फर्म बी द्वारा ए को बिक्री, ये फर्म ए के लिए क्या है, मध्यवर्ती उपभोग है। अब इसकी आइटम रख देंगे और फिर ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो फर्म ए द्वारा निर्यात, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे फर्म ए द्वारा बिक्री। फर्म ए द्वारा परिवारों को बिक्री कितनी है मेरे पास, ये रही 90 रुपये की, तो 90। ओके, फिर उसके बाद प्लस करेंगे फर्म परिवारों को बिक्री के बाद फर्म बी को बिक्री, फर्म ए द्वारा फर्म बी को बिक्री, यह है 40 रुपये की। फिर उसके बाद निर्यात, निर्यात भी क्या होगा हमारा, ऐड हो जाएगा। निर्यात है, फर्म ए का निर्यात है 20 रुपये का, और फिर फर्म ए का आयात है 50 रुपये का। फर्म बी द्वारा फर्म ए को बिक्री है 30 रुपये की, ये माइनस हो जाएगी। फिर 9 4 13 2 15 यानी कि 150 माइनस हो जाएंगे 80, तो टोटल कितना बचेगा मेरे पास, 70 लाख। ये बचेगा मेरे पास 70 लाख। अब देख सकते हैं फर्म ए द्वारा बिक्री जो है, फर्म ए द्वारा जो मूल्य वृद्धि है वो कितनी है, 70 लाख ही आई है। फिर उसके बाद फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि चेक करेंगे।
फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि। सेम वही पोर्शन रहेगा हमारा। सबसे पहले फर्म बी के आइटम चेक कर लेते हैं। फर्म बी द्वारा परिवारों को बिक्री दी है, ये फर्म बी के लिए। फर्म बी द्वारा फर्म ए को बिक्री, ये भी सही है। और फिर फर्म ए और बी, फर्म ए का और कोई आइटम यहाँ पर नहीं दिए। फर्म ए द्वारा फर्म बी को बिक्री, ये फर्म बी का मध्यवर्ती उपभोग, ये 3 आइटम हमें यहाँ पर शामिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फर्म ए द्वारा परिवारों को बिक्री, फर्म ए द्वारा परिवारों को बिक्री। फिर इसके बाद फर्म ए द्वारा फर्म बी द्वारा परिवारों को बिक्री है 60 रुपये की, तो 60 प्लस फर्म बी द्वारा फर्म ए को बिक्री, ए को बिक्री, ये भी ऐड कर दिया मैंने, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद माइनस मध्यवर्ती उपभोग, फर्म ए द्वारा फर्म बी को बिक्री, यानी कि फर्म ए के लिए मध्यवर्ती उपभोग है, ए द्वारा बी को बिक्री, बी को बिक्री, और ये प्लस 30 फर्म ए को बिक्री 30 और माइनस फर्म ए द्वारा फर्म बी को बिक्री है 40। 60 और 30 90, 90 में से 40 आएंगे तो 50 लाख, 50 लाख। आप देख भी सकते हैं फर्म बी द्वारा बिक्री कितनी है, फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि है 50 लाख। अब मुझे क्या निकालना है, जीडीपी एमपी निकालना है, जीडीपी एमपी। तो वो कैसे निकालेंगे हम, फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि, फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि प्लस फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि। फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी है मेरे पास, फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि है 70 लाख और फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी है 50 लाख। तो जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 120 लाख, 120 लाख। तो ये थे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन, और भी कोई क्वेश्चन आप निकालिए, अगर कोई नहीं हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। अभी मैं लाइव, अगर कोई क्वेश्चन है आप तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप खुद करके मुझे दिखाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।